मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। वो पत्र ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल के खुलने का समय से संबंधित है। मित्रों, मैं पहले उस पत्र का कुछ लाइन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे आपको अंदाज लग जाएगा कि स्कूल का खुलने का समय और शिक्षकों को कौन से कौन कार्य करने हैं, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश है, वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय सहित में दिनांक 15/4/2024 से 15/5/2024 तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। मित्रों, साफ साफ लिखा हुआ है ग्रीष्मावकाश घोषित है, और सभी शिक्षक इस ग्रीष्मावकाश में विद्यालय गए, बच्चों को पढ़ाए, फिर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पता नहीं चलता है कि लिखने वाले क्या सोच के लिखते हैं। क्या शिक्षक इतने मूर्ख हैं? क्या हमारा समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा है? ये क्या लिख रहे हैं? ग्रीष्मावकाश का क्या अर्थ होता है, और ये कौन सा, ये भी चाइनीज ग्रीष्मावकाश मिला। खैर, उक्त अवधि के पश्चात गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस आलोक में दिनांक 16/5/24 से सभी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय सहित को प्रातःकालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया जाता है। ये अच्छी बात है, प्रातःकालीन में लेने का ये अच्छी विचार है। पूर्व में भी मई जून में प्रातःकालीन ही विद्यालय चला करते थे, ये अच्छा निर्णय है। लेकिन आगे देखिए, उक्त के आलोक में सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय सहित में शिक्षण कार्य 6 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक निर्धारित किया जाता है। 6 बजे से 12 बजे तक विद्यालय चलेंगे। मुझे याद नहीं है कि कभी सरकारी विद्यालय सुबह 6 बजे से 12 बजे चले हों। 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चले हैं, ये जानकारी है। कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 10:30 बजे तक चले हैं, लेकिन ये 12 बजे तक चलेंगे इस गर्मी के मौसम में, ऐसा पहले बिहार में कभी नहीं हुआ। इस दौरान 10 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न तक बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। बच्चों का भोजन कितने बजे बनेगा? 10:30 से 10:30 बजे तक आपको बच्चों को खिला देना है। 12 बजे मध्याह्न तक शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के कमज़ोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षाओं का संचालन करेंगे। मित्रों, अभी कई महीनों से मिशन दक्ष चल रहा था, अभी वो मिशन दक्ष खत्म नहीं हुआ, अब उसके तर्ज पर फिर बच्चों को पढ़ाना है। अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य यथा गृह कार्य, कॉपियों की जांच, साप्ताहिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच, मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच एवं पाठ टीका का निर्माण करेंगे। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस दौरान उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त छात्रों का नामांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी करेंगे। विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी अपराह्न 1:30 बजे से विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। मतलब 1:30 बजे के बाद शिक्षक जो हैं वे अपने घर की ओर चलेंगे। 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल 6 बजे पहुंचना है। निश्चित तौर पर 4:30-5 के बीच में अपने घर छोड़ेंगे, तब वो 6 बजे के पहले पहुंचेंगे, क्योंकि 6 बजे तो जांच अधिकारी वहां से पहले ही से पहुंचे रहेंगे। यही ना हो रहा है। 8 बजे से 10 बजे के बीच में 8:05 में शिक्षकों का वेतन कट जाया करता था। अब 6 बजे वही अधिकारी अब आ जाएंगे, 6:05 हुआ वेतन कट जाएगा। मित्रों, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का समय सारणी बनाया गया है। यह व्यवस्था 16/5/2024 से प्रारंभ होकर 30/6/2024 तक प्रभावी रहेगा। और आगे की पंक्ति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में बच्चों की 90% उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। देखिए, अभी तो
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी का पत्र गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी 90% बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। इस पर सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। मान्यवर, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी एक पत्र निकालेंगे कि शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के घर संपर्क करेंगे। वे उनके घर जाएंगे, उन बच्चों को नहलाकर फुसलाकर सुबह 6 बजे तक स्कूल पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये उनका दायित्व है। स्कूल में बच्चे पहुंचे, इसकी पूरी जवाबदेही शिक्षकों पर लाद दी जाएगी और बच्चे आ जाएंगे स्कूल। कितने बजे तक पढ़ेंगे? 12 बजे तक शिक्षक पढ़ाएंगे। 12 बजे वो मध्याह्न भोजन खा वगैरह करके अपने अपने घर प्रस्थान कर जाएंगे, शिक्षक वहीं रह जाएंगे। दक्ष मिशन के तर्ज पर जो पढ़ाई हो रही थी, उसी तर्ज पर फिर बच्चों को पढ़ाएंगे 1:30 बजे तक। फिर जब बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि उस समय मौसम सुहाना हो जाएगा, हल्की हल्की ठंड लगने लगेगी, तो बच्चों को भी घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे आराम से अपने घर खेलते कूदते चले जाएंगे। अब आएगी बारी शिक्षकों की, तो 1:30 बजे के लगभग जब शिक्षक अपने घर की ओर चलेंगे, तो उस समय मौसम कैसा होगा? जून में, मई और जून का महीना में अब शायद सरकार को लग रहा हो कि ठंड का मौसम हो, हल्की हल्की ठंड आ गई हो। शिक्षक भी उस ठंड का आनंद लेते हुए, धूप का आनंद लेते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग कभी बिहार में रहे हैं या भारत के रहने वाले हैं। सभी इंग्लैंड अमेरिका से आए हों और मई जून में भी यहाँ ठंड का अनुभव कर रहे हों। मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। ये बार बार ध्यान में आता है कि ये जो मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल +2 तक जो शिक्षक बनते हैं, वे किस परिवार से बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर शिक्षक लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के परिवार के होते हैं। उन्हें अपने परिवार चलाने के लिए शिक्षण कार्य करना पड़ता है, वे शिक्षक बनते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपर क्लास के लोग के बच्चे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनते हैं या अन्य कोई विभाग में पदाधिकारी बनते हैं, क्योंकि जो गणित है नौकरी पाने का, उस गणित को वो समझते हैं और उन्हें उस गणित के कारण नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के बच्चे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय +2 तक के ही टीचर बन पाते हैं। उनके लिए जीविका का साधन एकमात्र शिक्षण कार्य है। और सरकारी स्कूल के शिक्षक 95% शिक्षक ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलता है। और ऐसे शिक्षकों को इस तरह प्रताड़ित करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। 8 बजे से 10 बजे तक वर्ग संचालन हुआ, बहुत कम शिक्षक पकड़ाए, क्योंकि शिक्षक भी इस बात को समझ गए हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पकड़ने के लिए हो रहा है और वेतन कटौती करने के लिए, ये शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, स्कूल जाते नहीं थे। तो मुझे तो आश्चर्य है कि आज़ादी के बाद ये 1 साल पहले तक क्या शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे? तो ये बच्चे आखिर प्रथम श्रेणी से इतने पास कर गए हैं मैट्रिक और इंटर में कि सरकार समय पर उनकी छात्रवृत्ति नहीं दे पा रही है। बिना पढ़े प्रथम श्रेणी से पास कर रहे हैं। एकमात्र सरकार का लक्ष्य है कि 6 बजे हम निर्धारित कर देंगे और टीचर को पकड़ेंगे, उनकी वेतन को एक दिन कटौती करेंगे, उनका जो ये है शिक्षकों का, उसमें हम सर्विस बुक में नोट कर देंगे और उनकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी। इस तरह हमें प्रमोशन देने में
परेशानी उनको होगी, वे नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका तो ब्रेक हो जाएगा। प्यारे मित्रों, मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि जो शिक्षक 2006, 2007, 8, 10, 12 तक नियोजित हुए हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका 12 साल का सर्विस हो चुका है। ये जो पद्धति अभी लाई गई है इससे वे शिक्षक प्रभावित होंगे जो 12 के बाद ज्वाइन किए हैं। तो 50% तो निकल गए, और 50% में सरकार चाह रही है कि उसको फंसा दे और उसका वेतन वृद्धि रोक दे, सर्विस रिकॉर्ड कर दे। जबकि सरकार को कल मैंने बताया था, राजस्थान के शिक्षा सचिव और निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो दोनों IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने शिक्षकों के संदर्भ में क्या क्या कहा। शिक्षक पायलट हैं, शिक्षक समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, उनको मत बांधिए जांच के दायरे में। केवल जांच करने से कुछ नहीं हो सकता है, शिक्षक उससे प्रभावित होंगे, शिक्षा प्रभावित होगा। शिक्षक को सिर्फ एक चौकीदार बना के मत रखिए, उन्हें खुला छोड़ दीजिए। अच्छे बुरे का ज्ञान उन्हें है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो सब वो समझते हैं। मित्रों, आज 2-4 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ी ही अच्छी लाइनें लोगों ने लिखा है कि अगर एक मित्र ने लिखा है, अगर भोर में कोई व्यक्ति जल्दी से भागता हुआ नजर आए तो उसे चोर न समझे, वो BPSC शिक्षक हो सकता है। कितनी दुखदाई, पीड़ादायक ये शब्द है मित्रों। और एक मित्र ने बड़ा ही अच्छा सटीक विवरण किया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी फर्जी और असली पत्र पहचानने का तरीका। पत्र पढ़कर आपको प्रसन्नता हुई तो समझिए कि वो पत्र फर्जी है, और अगर पत्र पढ़कर आपका टेंशन बढ़ जाता है तो समझिए कि वो पत्र सही है। तो ये पत्र पढ़कर तो निश्चित तौर पर शिक्षकों में परेशानी का तो अनुभव होगा ही। आइए अंधेरिया में और जाइए दोपहरिया में, न कोई आते देखेगा न जाते देखेगा। क्या बात है। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे शिक्षकों को दर्द को समझें। शिक्षकों को स्कूल में समय पर पहुंचना ही होगा, और पहुंच भी रहे हैं। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं। शिक्षक अपने कर्तव्यों से कभी भाग नहीं रहे हैं। आप उनकी बात, दर्द को भी समझिए। सर, वो आप ही के परिवार के हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। इसलिए उनके दर्द को समझते हुए उन्हें राहत दीजिए। जांच कीजिए, अवश्य कीजिए, जांच होनी भी चाहिए, पर इतना कसिए नहीं कि कभी नट और बोल्ट भी टूट जाए। मित्रों, इसका ख्याल रखिए। उतना ही कसना ठीक है जहां तक वो बर्दाश्त कर बैठे। मित्रों, एक बात मैं शिक्षक संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि अब आपकी बारी आ गई है। आप लोग सारे संगठन एकजुट होइए, एक साथ आइए, मजबूती के साथ आइए, क्योंकि अब स्कूल में एक समानता हो गई है। मित्रों, पहले क्या था कि नियोजित शिक्षकों के लिए ही सारे प्रॉब्लम आते थे, सहायक शिक्षक उसमें भाग नहीं लेते थे, स्कूल खुल जाता था। अब क्या है कि सहायक शिक्षक, नियोजित शिक्षक और नई Tier 1, Tier 2 से नियुक्ति पाए अध्यापक, सभी पर यह नियम लागू है। इसलिए सभी शिक्षक संगठन यूनाइट होइए, एक साथ आइए, इस लड़ाई को ढंग से लड़िए, सरकार के सामने अपनी बातों को तरीके से रखिए, आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी। माननीय मंत्री जी का तो कोई अता पता ही नहीं है। हम लोग तो कई चुनाव में भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर चुनाव में व्यस्त हैं। आप पर भी ये जानकारी होगी कि शिक्षकों का टाइमिंग किस तरह बदला गया है। आप भी इस बात को संज्ञान लीजिए। शायद आप कुछ कर पाएँ, क्योंकि आपकी कही हुई बातें विधानसभा में, विधान परिषद में वो तो लागू नहीं हो सका, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान जो घटनाएं घट रही है, किस साजिश के तहत घट रही है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर भी आप ध्यान दें। शिक्षक संगठन से मैं पुनः एक बार कहूँगा कि आप एकजुट होइए, और सारे शिक्षक और शिक्षक संगठन के लोगों से और उनके परिवार के लोगों से मैं आह्वान करूँगा
कि वोट अवश्य दें। वोट देना आपका मौलिक अधिकार है। अंत में मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।